हेलो एवरीवन। जुडिशियल कंपटीशन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग सीआरपीसी 1973 के चैप्टर 21 यानी कि संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल्स के बारे में बात करने वाले हैं। धारा 260 से लेकर 265 तक इस चैप्टर में दी गई हैं। यानी कि जो हमारा समरी ट्रायल है, जो हमारा संक्षिप्त विचारण है, ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 21 में दिया गया है। इसमें कुल मिलाकर धारा 260 से 265 तक प्रोविजंस किए गए हैं। ये कुछ धाराएं हमारे कंपटीशन के लिहाज से, हमारे लीगल नॉलेज के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बहुत बार जब हम लोग प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स देने जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस बनाकर पूछे जाते हैं जिसका आंसर हमको सिर्फ एक ही लाइन में मिल जाता है। और यकीन मानिए कि इस अध्याय में से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। धाराएं भले ही कम हैं लेकिन क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, और ये क्वेश्चंस उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि सीआरपीसी के अन्य चैप्टर्स में से आने वाले क्वेश्चंस। तो ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम सीधा चैप्टर 21 पर आते हैं। और अगर इस चैप्टर से संबंधित कोई भी समस्या आपको लगती है कि अगर कहीं से कोई क्वेश्चन नया बन सकता है या किसी क्वेश्चन का आंसर छूट गया है, कोई क्वेश्चन छूट गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि आपके उस क्वेश्चन को लूँ और उस पर फिर से डिस्कस करने का प्रयास करूँ। तो सब चैप्टर 21 को हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि जो चैप्टर 21 है सीआरपीसी 1973 का, इसका टाइटल है संक्षिप्त विचारण और इसको इंग्लिश में कहते हैं समरी ट्रायल्स। धारा 260 से 265 तक इसमें दी गई हैं। यहाँ से हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि आखिर संक्षिप्त विचारण करने की पावर किसको दी गई है। तो इस चैप्टर से जो हमारे क्वेश्चंस बनते हैं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि संक्षिप्त विचारण की पावर किसको दी गई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हम अपनी इस अध्याय की पहली धारा की ओर चलते हैं, जो कि है धारा 260। और ये धारा कहती है कि संक्षिप्त विचारण की शक्ति। जी हाँ, धारा 260 के प्रोविजंस के अनुसार या धारा 260 ये कहती है कि इस संहिता में किसी भी बात के होते हुए, मतलब इस संहिता में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनके अंडर रहते हुए, इस संहिता के अंतर्गत रहते हुए संक्षिप्त विचारण की जो पावर है वो कौन कौन से व्यक्तियों के पास है। तो जो सबसे पहले व्यक्ति होंगे जिनके पास संक्षिप्त विचारण की शक्ति है वो होते हैं हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिनको हम कहते हैं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। जी हाँ, अगर कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है तो आप यकीन मानकर चलिए कि उनको संक्षिप्त विचारण की पावर सीआरपीसी 1973 के माध्यम से या 1973 के द्वारा प्रदान की गई है। तो हमारा जो पहला आंसर बनता है वो बनता है कि सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत संक्षिप्त विचारण की पावर नंबर 1 किसको दी गई है? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। लेकिन क्या ये क्वेश्चन का आंसर हमको यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा? जी नहीं, इसके आगे थोड़े से और भी पॉइंट्स हैं। यानी कि कुछ और व्यक्ति भी हैं जिनको कि संक्षिप्त विचारण की पावर दी गई है। कौन है? कोई महानगर मजिस्ट्रेट यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। जी हाँ, जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं, महानगर मजिस्ट्रेट होते हैं, इनको भी संक्षिप्त विचारण की पावर दी गई है। तीसरे जो व्यक्ति हैं वो है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट यानी कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। और अगर किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट के द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त किया गया है तो उनको भी संक्षिप्त विचारण की पावर इस संहिता के अंतर्गत प्रदान कर दी गई है या उनको प्राप्त हो जाती है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि संक्षिप्त विचारण की शक्ति किसके पास होती है, 3 व्यक्तियों के पास संक्षिप्त विचारण की शक्ति होती है धारा 260 के अनुसार और 260 की उपधारा 1 के अनुसार। तो धारा 260 की उपधारा 1 के अनुसार कोई चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जिसको कि हाई कोर्ट के द्वारा ऑथराइज्ड किया गया है, सशक्त किया गया है। इन 3 व्यक्तियों के पास धारा 260 उपधारा 1 के अनुसार संक्षिप्त विचारण की शक्ति प्रदान की गई है, इनको ये शक्ति प्राप्त होती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि कौन कौन से मामलों का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जब तक हम इस आंसर को नहीं समझेंगे तब तक हम संक्षिप्त विचारण को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं। तो इसी धारा यानी कि धारा 260 की उपधारा 1 ही इस बात के को इस क्वेश्चन का आंसर दे देती है। धारा 260 की उपधारा 1 में ही ये बात कही गई है कि कौन कौन से मामलों का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। तो इसमें कहा गया है कि कोई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, कोई चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और कोई महानगर यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अगर ठीक समझते हैं तो निम्नलिखित यानी कि जो अपराध दिए गए हैं निम्नलिखित अब सब अपराधों का या उनमें से किसी का संक्षिप्त विचारण कर सकते हैं। कौन कौन से अपराध हैं, एक एक करके उनको समझने की कोशिश करते हैं।
पहला जो अपराध दिया गया है उसमें कहा गया है कि वे अपराध जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय नहीं है। नहीं मतलब नकारात्मक परिभाषा। यहाँ पर नकारात्मक परिभाषा दी गई तो हम इसको सकारात्मक या पॉजिटिव डेफिनेशन की तरफ लेकर चलते हैं। और पॉजिटिव डेफिनेशन जब हम इसकी निकालने की कोशिश करते हैं तो ये निकल कर आती है कि वे अपराध जिनमें 2 साल से नीचे का पनिशमेंट है, केवल उन्हीं मामलों का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। यानी कि अगर किसी अपराध का पनिशमेंट 2 साल तक है या 2 साल से नीचे का है तो केवल उसी अपराध का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। अगर किसी अपराध का पनिशमेंट 2 साल से ऊपर है, ऑब्वियसली उसमें आजीवन कारावास और मृत्युदंड आ ही जाएगा, क्योंकि आजीवन कारावास 2 साल से ऊपर का ही रहेगा। तो अगर किसी अपराध में 2 साल से ऊपर का पनिशमेंट है तो उस अपराध का संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता। उसके लिए ज़रूरी यही है कि पनिशमेंट 2 साल से नीचे का होना चाहिए। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 यानी कि IPC 1860 की धारा 379, 380 और 381, इन 3 सेक्शंस के अंतर्गत अगर कहीं पर कोई चोरी की गई है तो उस चोरी के मामले का संक्षिप्त विचारण तो किया जा सकता है, लेकिन उसमें एक शर्त है। और वो शर्त ये है कि जो संपत्ति है, जो चुराई हुई संपत्ति है, इसका मूल्य 2000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। यह भी एक नकारात्मक परिभाषा के रूप में ही दी गई है हमारी दंड प्रक्रिया संहिता में। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर कहीं पर धारा 379, 380, 381 के प्रोविजंस लागू होते हैं चोरी के मामले में, तो वहाँ पर हमें चोरी की संपत्ति का मूल्य देखना पड़ेगा। अगर उस संपत्ति का मूल्य 2000 रुपये से नीचे है तो उस मामले का संक्षिप्त विचारण हो सकता है, और अगर मूल्य 2000 रुपये से ऊपर है तो संक्षिप्त विचारण नहीं हो सकता। अगली पॉइंट्स में कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 411 के अधीन कहीं पर अगर चोरी की गई संपत्ति को प्राप्त किया गया है या उसे रखा गया है तो भी हमें संपत्ति के मूल्य का आकलन करना आवश्यक है। यानी कि अगर धारा 411 के प्रोविजंस कहीं पर लागू होते हैं, उस मामले का विचारण करने की नौबत आती है, तो हमें अगर उस मामले का संक्षिप्त विचारण करवाना है तो वहाँ पर ये चेक करना ज़रूरी है कि उस संपत्ति का मूल्य कितना है। धारा 411 के अंतर्गत जो संपत्ति प्राप्त की गई है, जो रखी गई है, इस संपत्ति का मूल्य अगर 2000 रुपये से नीचे है या 2000 तक है, तभी उस संपत्ति का या उस मामले का संक्षिप्त विचारण हो सकता है, और अगर उसका मूल्य 2000 रुपये से ऊपर है तो संक्षिप्त विचारण नहीं हो सकता। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं, और उसमें कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 414 के अधीन चुराई हुई संपत्ति को छिपाने, उसका व्ययन करने में सहायता करना, और अगर हम ऐसे किसी मामले का संक्षिप्त विचारण करना चाहते हैं तो भी हमें संपत्ति का मूल्य देखना पड़ेगा। इस धारा में यानी कि धारा 414 के अंतर्गत भी अगर संक्षिप्त विचारण करना है तो संपत्ति का मूल्य 2000 रुपये से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर संपत्ति का मूल्य 2000 रुपये से ऊपर है तो संक्षिप्त विचारण नहीं किया जा सकता। अगले पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 454 और 456 के अधीन जो अपराध होते हैं, इनका संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। जी हाँ, यह सकारात्मक परिभाषा के रूप में दी गई है कि अगर धारा 454 और 456 के अधीन कोई अपराध है तो उसका हम संक्षिप्त विचारण कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 504 के अधीन लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने की आशा से अपमान, और धारा 506 के अधीन जो 2 वर्ष के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है, उस मामले का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। तो 504 और 506 को याद रखिएगा। अब अगले पॉइंट में कहा गया कि जितने अपराध अभी तक हम लोगों ने पढ़े हैं, यानी कि जो टोटल 6 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, अगर 6 पॉइंट्स में से जो अपराधों का वर्णन किया गया है उनमें से अगर किसी का अबेटमेंट कर रहे हैं, दुष्प्रेरण कर रहे हैं, तो उस दुष्प्रेरण के संबंध में या उस मामले का भी संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। अगर उपरोक्त में से यानी कि जो 6 पॉइंट्स में हम लोगों ने अपराध समझे हैं, उन अपराधों में से किसी को करने का अटैम्प्ट करते हैं, और अगर ऐसा अटैम्प्ट पनिशेबल है, अपराध है, तो उस अपराध का या उस मामले का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। नेक्स्ट यानी कि 9वां पॉइंट कहता है कि ऐसे कार्य से होने वाला कोई अपराध जिसके लिए पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकता है, तो भी उस मामले का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। तो ये जो थी, ये धारा 260 की उपधारा 1 चल रही थी, और उसी उपधारा 1 में 2 प्रश्नों का उत्तर हमको मिला। पहला प्रश्न क्या था कि संक्षिप्त विचारण कौन कर सकता है,
दूसरा प्रश्न था कि संक्षिप्त विचारण कौन कौन से मामले का किया जा सकता है। तो दोनों प्रश्नों का उत्तर हमें एक ही धारा में मिल गया है और उस उपधारा 260 की उपधारा 1 के अंतर्गत ही मिल गया है। अब इसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि क्या इसके अतिरिक्त भी कोई मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण की पावर रखता है कि नहीं रखता। तो इसका उत्तर होगा हाँ। जी बिल्कुल सही सुना है आपने, हाँ। धारा 260 में भले ही हमें 3 लोगों का वर्णन किया गया है कि ये 3 लोग ही संक्षिप्त विचारण कर सकते हैं, किंतु धारा 261 प्रोविज़न करती है कि द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट के बारे में। धारा 261 में कहा गया है कि जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होते हैं, जो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट होते हैं, इनके द्वारा भी संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। इस धारा को थोड़ा पढ़कर सुना देता हूँ। इसमें कहा गया कि हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को जिसमें द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ निहित हैं। तो पावर किसके पास है यहाँ पर? मेनली हाई कोर्ट के पास। क्या कहती है हाई कोर्ट? कि अगर हाई कोर्ट किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को जो कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है, किसी ऐसे अपराध का जो केवल जुर्माने से या जुर्माने सहित या रहित 6 मास से अनधिक, मतलब 6 मास से ऊपर ना हो, कि कारावास से दंडनीय है, किसी अपराध के दुष्प्रेरण या ऐसे अपराध को करने के अटेम्प्ट का संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। कुछ क्वेश्चंस बनते हैं धारा 261 से। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी इसमें संक्षिप्त विचारण कर सकता है। नया क्वेश्चन बना कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी संक्षिप्त विचारण कर सकता है। कब करेगा? जब उसको हाई कोर्ट ऑथराइज करेगा। कौन से मामले का करेगा? वो मामलों का करेगा जो केवल जुर्माने से या जुर्माने सहित या जुर्माने रहित लेकिन 6 माह से अधिक के कारावास से दंडनीय ना हो, यानी कि उनमें पनिशमेंट केवल 6 माह तक की ही हो। केवल उन्हीं मामलों का संक्षिप्त विचारण कर सकता है, या उसके दुष्प्रेरण का या उसके अटेम्प्ट का संक्षिप्त विचारण कर सकता है। तो 261 को समझ लीजिएगा। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट भी संक्षिप्त विचारण कर सकता है, बट हाई कोर्ट के द्वारा पावर दी जाएगी। कौन से मामलों में पावर दी जाएगी? उन मामलों में जो कि केवल जुर्माने से पनिशेबल हो या जुर्माने सहित और रहित 6 माह तक के कारावास से ही पनिशेबल हो, किन्हीं केवल उन्हीं मामलों का संक्षिप्त विचारण सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन जो बनता है इस अध्याय से वो बनता है कि जब हम संक्षिप्त विचारण करेंगे तो कौन सी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिलता है धारा 262 से। धारा 262 का जो टाइटल है वो कहता है संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया। और जब हम लोग संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया यानी इसकी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं, तो धारा 262 इस संबंध में कहती है कि संक्षिप्त विचारण में जो हम तरीका अपनाएंगे, जो प्रक्रिया अपनाएंगे, वो सम्मन मामलों की तरह होगी। यानी कि जैसे हम किसी सम्मन मामले का विचारण करते हैं, हम उसी प्रकार संक्षिप्त विचारण के लिए भी उसी प्रक्रिया का पालन करेंगे। एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इस अध्याय से बहुत बार रिपीट किया जा चुका है बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, बहुत सारे जे और एपीओ के एग्ज़ाम्स में, और वो क्वेश्चन ये है कि एक संक्षिप्त विचारण में कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है। ये इस चैप्टर से पूछा जाने वाला सर्वाधिक बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और इस प्रश्न का उत्तर भी हमको धारा 262 से ही मिलता है, उसकी उपधारा 2 से मिलता है। धारा 262 की उपधारा 2 कहती है कि 3 मास से अधिक की अवधि के लिए कारावास का कोई दंडादेश इस अध्याय के अधीन किसी भी दोषसिद्धि के मामले में नहीं दिया जाएगा। मतलब अगर हमने किसी मामले का संक्षिप्त विचारण किया है तो उस संक्षिप्त मामले में जब दंडादेश देने की बारी आएगी तो दंडादेश केवल और केवल 3 माह तक के कारावास का ही हो सकता है, 3 माह से ऊपर का नहीं हो सकता। तो ध्यान से समझ लीजिएगा कि धारा 262 केवल और केवल ये प्रोविज़न करती है कि जो दंडादेश होगा संक्षिप्त विचारण में वो केवल 3 मास तक का ही हो सकता है। तो धारा 260, 261 और 262 3 धाराएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। धारा 263, 64 और 65 ये जो 3 धाराएं हैं ये बेशक इस अध्याय की धाराएं हैं और इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत कम रहती है। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं इन धाराओं को संक्षिप्त में समझा देता हूँ। धारा 263 कहती है संक्षिप्त विचारण में अभिलेख, यानी कि जो संक्षिप्त विचारण में जो डॉक्यूमेंटेशन होगा उस डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन सी विशिष्टियाँ होनी चाहिए। अब इसमें कहा गया है कि जब संक्षिप्त विचारण करेंगे तो कोई भी मजिस्ट्रेट
एक फॉर्मेट में जैसा कि राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को नोट डाउन करेंगे। कौन कौन सी चीज़ों को? नंबर 1, मामले का नंबर, सीरियल नंबर, क्रम संख्यांक। सेकंड, अपराध किए जाने की तारीख, किस तारीख को अपराध किया गया है। तीसरी, रिपोर्ट की गई है या परिवाद किया गया है तो उस रिपोर्ट या परिवाद की तिथि। चौथी, परिवादी का अगर कोई है तो उसका नाम दर्ज किया जाएगा। पांचवी चीज़, अभियुक्त का नाम, उसके पिता का नाम, माता का नाम और उसका रेजिडेंस यानी कि निवास। और छठी चीज़, उस अपराध का जिसका परिवाद किया गया है और वह अपराध जो साबित हुआ है, अगर कहीं पर कोई अपराध साबित किया गया है तो। और धारा 260 की उपधारा 1 के खंड 2, 3 और 4 के अधीन आने वाले अपराधों में उस संपत्ति का मूल्य, यानी कि जहाँ पर हम लोगों ने अभी पढ़ा था धारा 260 की उपधारा 1 के जो खंड 2, 3 और 4 थे, 379, 380, 381, 411 और 414 जो आईपीसी के सेक्शन थे, जहाँ पर संपत्ति के मूल्य की बात की गई थी। तो वहाँ पर अगर कहीं पर संपत्ति के मूल्य से संबंधित किसी अपराध को संक्षिप्त विचारित किया जा रहा है तो उस संपत्ति के मूल्य का उल्लेख भी उसमें किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट, अभियुक्त का अभिभाग, यानी कि वो क्या कहता है अपने बचाव में या क्या कहता है, और उसका एग्जामिनेशन यानी कि उसकी परीक्षा अगर की गई है तो वही दर्ज की जाएगी। फिर कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष क्या निकला है वो दर्ज किया जाएगा। दंडादेश क्या दिया गया है या अंतिम दंडित आदेश क्या दिया गया है, और कार्यवाही कब समाप्त की गई उसकी तिथि। ये कुछ विशिष्टियाँ होंगी जो कि उस अभिलेख के अंतर्गत दर्ज की जाएंगी, जैसा कि धारा 263 प्रावधान करती है। धारा 264 कहती है कि संक्षिप्तः विचारित मामलों में निर्णय, और इसमें कहा गया है कि जब संक्षिप्त विचारित प्रत्येक ऐसे मामले में जिसमें अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन नहीं करता, यानी कि वो खुद इसका कन्फेशन नहीं करता है कि वो दोषी है, तो मजिस्ट्रेट साक्ष्य का सारांश और निष्कर्ष के कारणों का संक्षिप्त कथन देते हुए निर्णय को अभिलिखित करेगा कि हम क्यों पनिशमेंट दे रहे हैं, क्या अपराध साबित हुआ है या नहीं हुआ। तो अगर उसने कन्फेशन नहीं किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है अपना अपराध, तो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट साक्ष्य का सारांश लिखेंगे और निष्कर्ष के अपने कारण देंगे और इसका कथन देते हुए निर्णय को लिख दिया जाएगा। और इस चैप्टर की अंतिम धारा जो धारा 265 है वो कहती है कि अभिलेख और निर्णय की लैंग्वेज क्या होगी, भाषा क्या होगी। तो धारा 265 कहती है कि ऐसा प्रत्येक अभिलेख और निर्णय न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा, यानी कि जो न्यायालय की लैंग्वेज होगी उसी न्यायालय में वो ऑर्डर भी लिखा जाएगा। आगे इसकी उपधारा 2 कहती है कि उच्च न्यायालय संक्षिप्त विचारित करने के लिए सशक्त किए गए किसी मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत कर सकता है कि वह पूर्वोक्त अभिलेख या निर्णय या दोनों उस अधिकारी से तैयार कराए जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया गया है, और इस प्रकार तैयार किया गया अभिलेख या निर्णय ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। यानी कि 265 की उपधारा 2 हाईकोर्ट को पावर प्रदान कर रही है कि वो किसी मजिस्ट्रेट को प्राधिकृत करेगा कि वह पूर्वोक्त अभिलेख या निर्णय उस अधिकारी से तैयार करा दे जो कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा नियुक्त किया गया है, और उस पर उसके हस्ताक्षर दिए जाएं। तो ये तो था हमारा अध्याय 21 संक्षिप्त विचारण धारा 260 से 265। हमने इसके महत्वपूर्ण प्रोविजंस को जाना, इससे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके कंपटीशन के हिसाब से उन क्वेश्चंस को समझा और उनके आंसर निकालने की कोशिश की। फिर भी अगर आपको यहाँ कहीं कोई कन्फ्यूज़न या कोई भी दिक्कत समस्या समझ में आती है जिसको कोई चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उसका आंसर मैं देने की कोशिश करूँगा। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।